हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडुहब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड में है। और अभी तक हम एक यूनिट इसकी ख़त्म कर चुके हैं और दूसरे यूनिट में हमने पहला वीडियो बनाया था विदेशी व्यापार के ऊपर, जिसमें हमने विदेशी व्यापार का अर्थ समझा था, उसके प्रकार समझे थे और विदेशी व्यापार के लाभ और हानियाँ समझी थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। वो क्या है, देखिए, लाभ हानियाँ हमने समझ ली विदेशी व्यापार के बारे में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम विदेशी व्यापार को लागू करते हैं तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मीन्स, अगर कोई भी फर्म, संस्था, कंपनी, फिर चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे एकाकी व्यापार संगठन हो, अगर वो विदेशी व्यापार में कदम रखना चाहती है, मीन्स दूसरे देशों की कंपनियों के साथ, संस्थाओं के साथ व्यापार करना चाहती है, तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना होगा, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि विदेशी व्यापार को विस्तारित करने के लिए किन किन स्रोतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं विदेशी व्यापार की कठिनाइयाँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है संपर्क स्थापित करने में कठिनाई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप हैं एक कंट्री में, ठीक, अब ये बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक। अब आपको किस कंट्री में आपका माल बिकेगा, नहीं बिकेगा, और इतने बड़े कंट्री के अंदर कौन सी कंपनी आपका माल खरीदेगी और वहाँ के लोगों को बेचेगी, ठीक है, या आप स्वयं बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे, या यहाँ पे जो आप अगर स्वयं बेचेंगे तो डायरेक्ट कस्टमर आपको कैसे मिल पाएंगे, बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक। या तो कोई संस्था आपसे आपका माल खरीद ले और वो वहाँ के ग्राहकों को बेचे, ये आसान हो सकता है, लेकिन कौन सी संस्था, तमाम संस्थाएं होंगी, तमाम कंट्रीज हैं, तो संपर्क स्थापित करने में कठिनाई तो होती है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल काम है ये। अगर एक देश की बात करें तो फिर भी ये आसान काम होता है, आप भागदौड़ कर सकते हैं, कुछ मामूली प्रकार की औपचारिकताएं होती हैं, उनको आप पूरा करके आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ औपचारिकताएं भी जटिल हैं, प्रोसीजर भी बहुत डिफिकल्ट है और आपके लिए पूरा समंदर है, ठीक है। तो संपर्क स्थापित करने में बड़ी कठिनाई होती है, पहली बात। दूसरी बात है भाषा संबंधी कठिनाई। बिल्कुल सही बात है, हर एक कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, जापान की बात करेंगे तो वहाँ जापानीज होगी, चाइना की बात करेंगे चाइनीज होगी। इसी तरीके से अगर हम टर्की की बात करेंगे तो वहाँ टर्किश लैंग्वेज मिलेगी। इस तरीके से देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ठीक। अब हम अगर इंडिया से हैं तो भाई हम जो है हिंदी में या और किसी भाषा में हम जो है अपने आप को सहज समझते हैं। तो एक इसका रास्ता होता है कि इंटरनेशनल लेवल का दर्जा दिया गया है इंग्लिश को, ठीक है, उसके ज़रिए आप अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कई सारे बिजनेस हाउसेस इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या आपसे बातचीत करने में परेशानी हो रही है, तो भाषा संबंधी परेशानी तो है, ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। हालांकि आजकल इन सारी समस्याओं के समाधान भी है, लेकिन परेशानी तो है। तीसरी परेशानी यहाँ पर दिखाई गई है विज्ञापन करने में कठिनाई। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि लैंग्वेज का पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करना उस कंट्री में, तो फिर वहाँ के लोगों को समझाने के लिए उन्हीं की भाषा में आपको विज्ञापन देना पड़ेगा, तो वहाँ भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन मुश्किल हो सकता है। तो वही बात हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ या मुश्किलें आती हैं, ठीक। इसके बाद है मुद्रा संबंधी कठिनाई। मुद्रा संबंधी कठिनाई, अगेन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी, अपनी अपनी मुद्रा है ना। तो आपको अगर डीलिंग करनी है उस कंट्री की किसी कंपनी के साथ, तो उनको पेमेंट जो आपको करना पड़ेगा उनके मुद्रा में करना पड़ेगा, और उनके मुद्रा में पेमेंट करने के लिए आपको अपनी मुद्रा से उस मुद्रा में कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक भारी समस्या पैदा हो जाती है, ठीक। अगली जो समस्या है वो है आपकी अधिक जोखिम विषयक कठिनाई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल भेज रहे हैं, ठीक, और इन दोनों कंट्री के बीच में बहुत दूरी है, ठीक है, और कई बार जो है माल आपका समुद्र के रास्ते से जाता है,
तो समुद्र के रास्ते से जाता है तो क्या होता है कि रास्ते में जहाज क्षतिग्रस्त हो सकता है, तूफान आ सकता है, समुद्री लुटेरे द्वारा माल लूटा जा सकता है, जहाज का अपहरण हो सकता है, ये सारे रिस्क हैं। तो इन जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि इनके लिए भी सोल्यूशन है, आप बीमा करवा सकते हैं, लेकिन परेशानी तो है। ठीक। और एक समस्या है परिवहन व संदेश वाहन की कठिनाई। बिल्कुल है, अगर आपका भारी सामान हुआ तो आप समुद्र के रास्ते से यानी कि समुद्री जहाज से भेजेंगे, ठीक है, वायु मार्ग से नहीं भेज सकते। और आपको संदेश भेजना है तो आपको ये जो यंत्र दिया हुआ है इसका प्रयोग करना पड़ता है, केबलग्राम का, ठीक है, उसमें भी आपका खर्चा बहुत हो जाता है, तो ये भी कठिनाई है। एक और समस्या है विदेशी व्यापारियों के विषय में अनभिज्ञता। यस, दिस इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। व्हाई? कि भाई आप अपनी कंट्री के किसी भी व्यक्ति के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू किसी व्यक्ति के बारे में पता करना जो आपके देश में ही है। तो विदेश में किसी व्यक्ति या कंपनी के बारे में पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक समस्या हो जाती है। नेक्स्ट है कर संबंधी कठिनाइयाँ। यस, जितने कंट्रीज हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ बात की, तो हर कंट्री का अपना अपना टैक्स यानी कि कर का सिस्टम होगा। ठीक, अलग अलग उनकी दरें होंगी, कहीं पर 10% लग रहा है, कहीं पर 20% लग रहा है, कहीं पर 15% लग रहा है, अलग अलग नियम कानून होंगे, रियायतें होंगी, तो उनको समझना और फिर उसके मुताबिक काम करना ये भी एक मुश्किल काम है। इसके बाद है माप तोल की भिन्नता। यस, ये भी बात है। अब देखिए इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में हम भाई केजी में चीज़ों को तोलते हैं, लीटर में जो है लिक्विड को हम मापते हैं, और अगर कपड़े वगैरह की बात करें तो वही मीटर का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाकी कंट्रीज में क्या होता है, यहाँ डिफरेंस आ जाता है। ठीक, केजी की जगह कई जगह वहाँ पे पाउंड चलता है, कई जगह जो है आउंस चलता है, लीटर की जगह गैलन चलता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो वस्तु को मापने की इकाइयाँ हैं वो भी डिफर कर जाती है। अब आप पता कीजिए भाई 1 पाउंड के बराबर कितना केजी होता है, 1 लीटर के बराबर कितना गैलन होता है, 1 गैलन के बराबर कितना लीटर होता है, फिर इसको आप कन्वर्ट कीजिए, तो ये भी समस्याएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसेंस प्राप्त करना। ठीक, अब देखिए ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि देशी व्यापार के कंपैरिजन में जो विदेशी व्यापार है उसमें जटिलता है। जटिलता क्यों है? क्योंकि चाहे आप आयात करें चाहे आप निर्यात करें, दोनों प्रकार के व्यवसाय करने के लिए आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसमें कई सारी औपचारिकताएं होती हैं, ठीक है। तो ये एक समस्या है लाइसेंस प्राप्त करना। इसके अलावा नियमों व प्रथाओं में भिन्नता। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे डिफरेंट कंट्रीज की, तो डिफरेंट कंट्रीज में जब टैक्सेशन सिस्टम अलग होता है तो उनका कल्चर भी अलग होता है, उनका कल्चर अलग है, ठीक है, उनकी प्रथाएं अलग हैं, ठीक। इसके अलावा उनके नियम कानून अलग हैं। तो आप अगर किसी भी देश में व्यापार करने जा रहे हैं तो आपको उनके नियम कानून, उनकी प्रथाएं, इन सब का सामना करना पड़ेगा, और उसी के मुताबिक अपने विज्ञापन और अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ सफल हो सकते हैं। तो उसमें भी कठिनाइयाँ होती हैं, पहले आपको जानना पड़ेगा सबके बारे में, और फिर भी चैलेंजेस रहते हैं। नेक्स्ट है सुपुर्दगी में विलम्ब। अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल जा रहा है तो डिस्टेंस काफ़ी है, समुद्र के रास्ते से गया या वायु मार्ग से गया, तो समुद्र से अगर जब भी माल जाता है तो कई बार यात्रा लंबी हो जाती है। तो क्या होता है कि माल की डिलीवरी देने में देरी हो जाती है, जितना आपने एस्टीमेट लगाया था उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, तो ये भी एक समस्या है। अन्य औपचारिकताएँ, अब देखिए जब भी आप बिजनेस करते हैं, अपनी कंट्री में बिजनेस करना आसान है इन कंपैरिजन टू दूसरी कंट्री में करना, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाएंगे तो कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ेगी, फॉर्म भरने पड़ेंगे, तमाम चीज़ें आगे के वीडियोस में हम समझेंगे कितनी तरह के प्रपत्र भरने पड़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा वाकई में जटिल काम है। तो ये भी जो औपचारिकताएँ ये ज़रूरी हैं, सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, लेकिन एक व्यापारी के लिए कठिनाई तो है, क्योंकि हम इसे कैसे कंपेयर कर रहे हैं? देशी व्यापार से। युद्ध काल में कठिनाई, ये भी एक परेशानी है कि भाई आप जिस कंट्री के साथ व्यापार कर रहे थे, ठीक है, से फॉर एग्जांपल इंडिया जो है चाइना के साथ कर रहा था, अब भाई दोनों में क्या हुआ? युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ गया तो जो ऑलरेडी प्रीवियस पेमेंट थे चाइना के इंडिया के ऊपर, इंडिया वाले पेमेंट ही नहीं कर रहे, या चाइना वाले इंडिया को पेमेंट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे परेशानी हो जाती है व्यापारी को, व्यापारी भी मतलब में पिस जाता है।
तो ये सारी क्या है, कठिनाइयाँ हैं। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, कठिनाइयाँ हैं तो उनके समाधान भी हैं, ठीक है। हर चीज़ का समाधान है आज के इस आधुनिक युग में, लेकिन थोड़ी मुश्किलाहट होती है। इसीलिए हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है कि विदेशी व्यापार की क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, विदेशों में मांग उत्पन्न करने के साधन। यानी कि अगर आपको विदेशों में अपने व्यापार को बढ़ाना है तो किस तरीके से आप वहां पर अपनी मांग को, यानी कि अपनी वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप जूते बनाते हैं और आप चाहते हैं कि ये जूते डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएं और वहाँ के लोग भी इन्हें पसंद करें, पहने, तो आपको अपने जूते की क्वालिटीज़, फीचर्स, प्राइस, ठीक है, उनके लुक्स, ये सब कुछ कम्युनिकेट करने पड़ेंगे इन सारे कंट्रीज़ में, ठीक है ना। और पूरे कंट्रीज़ में कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है। आपको पहले तलाशने पड़ेंगे वो लोग जो आपके जूतों को वहाँ बेच सकें या वो लोग जो आपके जूतों को वहाँ खरीद सकें। तो अलग अलग कंट्री से आपको संपर्क स्थापित करने पड़ेंगे और उनकी कंपनीज से। फिर चाहे कंट्री की हम बात करें, चाहे वो अमेरिका है, जापान है, चाइना है, ठीक है ना, या सऊदी अरेबिया है, ठीक है, साउथ कोरिया है, ठीक, कई सारी कंट्रीज हो सकती हैं। तो इतनी कंट्रीज से आपको अब इतनी में से किस कंट्री में आपको संपर्क करना, उसकी भी किस कंपनी से करना है, तो आपका एक तो तरीका क्या रहता है कि पहले जाके आप क्या करें, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करें। व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने से मतलब क्या है कि आप स्वयं चले जाएं, ठीक, स्वयं जाएं, किसी भी कंट्री में आप गए, वहाँ के लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आपकी बिजनेस डील हुई और तय हो गया। उसके बाद आपने जो फॉर्मेलिटीज़ करनी थी फॉर्मेलिटीज़ की और माल भिजवाना शुरू कर दिया और उन लोगों ने आपका माल वहाँ बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, आप पहले सैंपल भेजेंगे तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी वहाँ पे, है ना। तो ये सारे फायदे होते हैं व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने से, आप पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए आगे बात करते हैं यात्री प्रतिनिधि भेजना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप क्या कर दें, यात्री प्रतिनिधि भेजें, यानी कि आप स्वयं जाने में असमर्थ हैं तो आपने क्या किया, अपना एक ट्रैवलिंग एजेंट चुना, किसी एक व्यक्ति को, एक पर्सन को हायर किया, इसका नाम रख दिया क्या, ट्रैवलिंग एजेंट। अब उसको आप आने जाने का खर्चा भी देंगे, उसको भेजेंगे एक पर्टिकुलर कंट्री में, मान लीजिए जापान में भेजना है, आपने वहां भेजा, वो आपके प्रोडक्ट का क्या करेगा, प्रचार करेगा, ठीक है ना, लोगों को आपके कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, जिससे कि हो सकता है वहाँ के कुछ बिजनेस हाउसेस उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हों, फिर वो वहाँ के लोकल मार्केट में वो बेचें, या फिर ये डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं वहाँ जाके, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो एक ट्रैवलिंग एजेंट का सहारा आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विदेशों में एजेंट नियुक्त करना। ये भी हो सकता है आप बजाय यहाँ के भेजने के आप संपर्क साधें इंडिया से, भाई आपको सऊदी अरेबिया में भेजना है तो वहाँ पे आपने कोई एजेंट तलाश लिया। होते हैं कई सारी एजेंसीज काम करती हैं। अभी जो एजेंट है केवल आप ही का एजेंट नहीं होगा, और भी कंपनीज का एजेंट हो सकता है। इसका काम क्या है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पे बढ़ाना, संपर्क स्थापित करना, आपको हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप दूर जगह पे बैठे हैं और आपको वहाँ की जानकारी नहीं है और इसके बदले में वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विज्ञापन। ये भी एक जरिया, अगर आप बड़ी कंपनी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप विज्ञापन बनाइए और विज्ञापन बना के सरकार की मदद से कुछ परमिशन लेके आप वहाँ के कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जब विज्ञापन एस्टैब्लिश करेंगे आप तो वहाँ पे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की मांग जो है बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ जाएगी तो आप सप्लाई कर दीजिए, फिर ऑलरेडी आपके पास ऑर्डर आने लगेंगे। वहाँ उस देश की जो कंपनीज होंगी वो खुद आपको अप्रोच करेंगी और फिर आपको केवल सप्लाई भेजनी है। तो ये भी एक तरीका इजाद किया जा सकता है। लेकिन विज्ञापन देते वक्त आपको ध्यान रखना है, जिस भी कंट्री में आप विज्ञापन दे रहे हैं वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, जीवन स्तर, उनके सेंटीमेंट्स, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका विज्ञापन वहाँ सफल हो पाएगा, वरना तो विरोध हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं, हमने इंडिया में बहुत बार ऐसा देखा है कि विदेशी कंपनी यहाँ एडवर्टीजमेंट करती है और हमारे सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं तो विरोध प्रदर्शन हो जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सूचना गृह तथा व्यापारिक संस्थाओं से संपर्क।
देखिए ये अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो कई सारी कंट्रीज़ क्या होती हैं कि अपना एक इंफॉर्मेशन हाउस तैयार करके रखती हैं, ठीक, जहाँ से आपको जानकारियाँ मिल सकती हैं कि उस कंट्री में कौन कौन से बिजनेस हाउसेज हैं, किस किस प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं। तो आपको आसानी होगी कि अगर आप डायरेक्टली ये जो इंफॉर्मेशन हाउस है इससे कॉन्टैक्ट कर लें तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन से लोग आपके लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं और आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनको जानकारियाँ भेज सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं वगैरह वगैरह। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, विदेश में विक्रय प्रतिनिधियों को नियुक्त करना। ठीक है भाई, देखिए एक तो ये था, हमने जो फॉरेन एजेंट की हमने बात की थी, ये जो पहला वाला पॉइंट आया था, ये केवल हमारी जानकारी और संपर्क स्थापित करने के लिए। अब क्या है, हमने जानकारी संपर्क तो हमने स्थापित कर ली, लेकिन हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो हमने क्या कर दिया, कुछ सेल्स एजेंट जो है वो नियुक्त कर दिए। सेल्स एजेंट का काम क्या होगा, वो हमारी सेल को बढ़ाएगा, जो हमारी बिक्री होगी उसको बढ़ाएगा, और उसको बढ़ाने के लिए वो अलग अलग लोगों से संपर्क साधेगा, डिमांड पैदा करेगा वगैरह वगैरह। तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारा व्यापार और ज़्यादा बढ़ जाता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी एक शाखा खोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, वहाँ आप अपनी शाखा खोल सकते हैं। तो ये जो शाखा है, पहले आप यहाँ माल भेज सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ से बिक जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत, अगर आप बहुत ज़्यादा माल की ज़रूरत वहाँ पड़ रही है तो आप यहीं पर माल का उत्पादन कर सकते हैं। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ की ब्रांचेस खुली हुई हैं, और अब यहाँ पर भी वो लोग मैन्युफैक्चर करने लगे हैं। कुछ एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक केंद्रों के माध्यम से प्रचार, ये भी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ कुछ स्पेशल सेंटर्स बना देते हैं, बिजनेस सेंटर्स जिन्हें कहते हैं, वो केवल इसीलिए बनाए जाते हैं बिजनेस सेंटर्स ताकि आपका प्रचार हो सके रेडियो पे, टेलीविज़न पे, ठीक है। तो आप उनसे संपर्क साधिए और वो पूरा उनके पास तरीका तैयार होता है, जैसे कि आकाशवाणी के थ्रू आपने देखा होगा तमाम बिजनेस हाउसेस के प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो ये भी काम आप कर सकते हैं। तो ये क्या थे, विदेशों में मांग उत्पन्न करने के साधन, यानी कि आप अपनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी बिक्री कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ये अलग अलग साधन थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। दोस्तों उम्मीद है ये दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।